काफी सारे बच्चे हैं जिनको चाहिए होगा। ऑलराइट, स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। क्या दिख रहा है बेटा? एनसीईआरटी का पेज स्मोकिंग वाला। अच्छा ठीक है, चल स्टार्ट करें। यस मैम। ज- जैसे खत्म होगा यू कैन गो, ठीक है? वैसे एक बार मुझे रीड करने दो साथ में। वैसे इसमें ना लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, वो भी एंड वाले पार्ट से मैं बता दूंगी। नीट में भी क्वेश्चन आने के थोड़े चांसेस कम है, तो जोन सी लाइन इंपॉर्टेंट होगी अंडरलाइन करा दूंगी, बहुत फ्यू होने वाली है, तो ध्यान से सुन लेना एक बार, ठीक है? कान से निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन गया और हमने एक बार भी पढ़ा नहीं होगा ना, तो गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम बस रिस्क नहीं ले रहे हैं, ठीक है? सो स्मोकिंग और गुड मॉर्निंग शिवानी। सो स्मोकिंग ऑल्सो पेव्स द वे टू हार्ड ड्रग्स, ठीक है? स्मोकिंग भी एक तरह से रास्ता बना देती है ड्रग्स के लिए, ठीक है? स्मोकिंग ड्रग्स एक तरह से रिलेटेड हो जाते हैं। तो टोबैको हैज़ बीन यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग फॉर मोर देन 400 ईयर्स। तो टोबैको बहुत टाइम से यूज़ हो रहा है, अब तो इस ऐसे वैसे में आने लगे, पहले भी नेचुरल तरीके से टोबैको यूज़ होता था। इट इज़ स्मोक्ड, चूड एंड यूज्ड एज अ स्नफ। ये ना पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें टोबैको का मोड ऑफ यूज़ बता रहे हैं। तो टोबैको को स्मोक भी किया जाता है सिगरेट के फॉर्म में, उसे चू भी किया जाता है गुटखा के फॉर्म में, और उसे स्नफ भी किया जाता है टोबैको को। स्नफ उसी तरीके से जैसे नोज से खींच लेते हैं ना ड्रग्स को, उसी तरीके से भी लिए जाते हैं टोबैको। सो ये इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन तुम कह सकते हो। मोड ऑफ कंजप्शन कह लेते हैं हम, चलो। Yes, Pratibha, noting like now. Yes, Asmita, now it's noting. Now, tobacco contain a large number of chemical substances, including nicotine. तो बेटा टोबैको में ना बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं इंक्लूडिंग निकोटीन। तो निकोटीन भी एक है जिसका मेजर इम्पैक्ट है। नाउ निकोटीन इज आल्सो एन एल्कोलॉइड, मैंने कल भी बताया था एक चीज एल्कोलॉइड होती है, क्या था? हाँ जी, मैम कोका। यस एल्कोलॉइड्स, राइट? तो निकोटीन इज आल्सो एल्कोलॉइड, लिख लो यहाँ पे लाइक कोका एल्कोलॉइड। लिखना चाहते हो लिख सकते हो, नहीं तो इग्नोर करो ना। निकोटीन, अब निकोटीन का फंक्शन है बता रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है। निकोटीन स्टिमुलेट एड्रीनल ग्लैंड टू रिलीज एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन इनटू द ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है? तो निकोटीन करती क्या है? निकोटीन निकलेगी सिगरेट से और वो जाएगी किस पे? किडनी के ऊपर पड़े हुए और ग्लैंड के ऊपर जिसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड, और उसके भी कौन से साइड पे जाएगी, कॉर्टेक्स या मेडुला? मेडुला। हाँ, सीधा न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट कर रही है ये, देखो। तो मेडुला को स्टिमुलेट करती है और क्या रिलीज करा देती है? एड्रेनलिन प्लस नॉर एड्रेनलिन। और इसके दूसरे नाम क्या है? एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। हाँ, और एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन करते क्या थे? फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स जनरेट ब्लड करते। प्रेशर को। सो बेसिकली क्या होगा? यस यस, बोथ ऑफ विच रेज ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज हार्ट रेट, राइट? तो इसकी वजह से होगा क्या? इंक्रीज इन बीपी प्लस इंक्रीज इन हार्ट रेट। और भी चीजें होगी, इन्होंने बस दो चीजें मेंशन करी है, ठीक है? तो जो सिगरेट पी रहे हैं या टोबैको किसी भी फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हैं, उनका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता होगा। नाउ स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ कैंसर्स ऑफ लंग। तो लंग कैंसर से भी स्मोकिंग रिलेटेड है। यूरिनरी ब्लैडर, थ्रॉट। अब देखो स्मोकिंग से किस किस तरीके की डिजीजेस हो सकती है, बहुत तरीके की हो सकती है। जो जर्नली देखी गई है वो है सबसे पहले लंग कैंसर, क्योंकि ये जो स्मोक है ये लंग को जाके खराब करती है। एक है, हमने इम्फाइसीमा पढ़ा था, इम्फाइसीमा याद है किसी को? रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं, एल्वियोलाई का डिसऑर्डर है, राइट? उसके अलावा ये यूरिनरी ब्लैडर को भी खराब करती है, विच इज स्ट्रेंज ना। लेकिन ब्लड प्रेशर ज़्यादा ऊपर नीचे करोगे ना, तो यूरिन बनाने के लिए सारी ब्लड वेसल जाती का, एफेरेंट आर्टरी तो किडनी में जाती है ना,
तो अगर ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे रहेगा तो किडनी पे जोर बहुत पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा थ्रोट में भी होगा, क्योंकि वो सारी गंदी हवाएं थ्रोट से जाती है। ब्रोंकी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, तो ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है, ब्रोंकाइटिस। कॉरोनरी हार्ट डिजीज, क्योंकि दिल के ऊपर भी तो प्रेशर पड़ रहा है ना इसमें, देखो हार्ट रेट के ऊपर बहुत, तो कॉरोनरी हार्ट डिजीज। गैस्ट्रिक अल्सर भी हो सकते हैं। अल्सर मतलब चाले छाले पड़ना। हाँ, तो सोचो स्टमक के अंदर छाले पड़ रहे हैं, बहुत खतरनाक चीज है। द टोबैको च्यूइंग इज एसोसिएटेड विद रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ द ऑयल कैविटी। स्पेशली जो टोबैको खाते हैं, जैसे गुटखा, या लिख सकते हो तुम गुटखा, जो गुटखा खाते हैं उनके साथ ओरल, ओरल मतलब माउथ का, माउथ में कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा है। स्मोकिंग इंक्रीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब एक और इम्पैक्ट बता रही है स्मोकिंग का, एक तो इसने हार्मोन सिक्रेट करा दिया, ये तो एक हो गया। दूसरा इम्पैक्ट ये बता रहे हैं, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लूँ कि स्मोकिंग, एक तो उसने सिंपली क्या बताया था कि उससे निकोटीन निकल रही है, और निकोटीन किस पे इफेक्ट कर रही है, एड्रिनल मेडुला पे, राइट। यो मैम। और एड्रिनल मेडुला क्या करता है फिर, रिलीज कर देता है एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन। एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, और इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर ब्लड इंक्रीज प्रेशर होता है और हार्ट रेट है ना, बढ़ जाता है। एंड हार्ट रेट इंक्रीज। कि कह रहे दूसरा भी रिस्पॉन्स है इसका, कि स्मोकिंग जब हम करते हैं तो बॉडी के अंदर क्या इंक्रीज हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, लिख लो यहाँ पे, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक ऑक्सीजन है ना, इंक्रीज होता है इन ब्लड। और बेटा हीमोग्लोबिन की एफिशिएंसी क्या है, कि एचपी लव्स कार्बन मोनोऑक्साइड एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीजन से ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड पसंद है। दैट मीन्स एचपी विल बॉन्ड विद सीओ मोन, राइट। सो बॉडी में क्या होगी, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। एंड बेटा ऑक्सीजन डेफिशिएंसी के लिए साइंटिफिक वर्ड क्या है, बताया था मैंने, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी के लिए साइंटिफिक वर्ड क्या है, इसी 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 स्लाइड्स में बताया मैंने, इसी चैप्टर में। Hypoxia. हाइपोक्सिया, श्योर, यो Yes, मैम। ma'am. हाइपोक्सिया। Ma'am, slide show नहीं हो रही. अब हो रही है बेटा। Yes, ma'am. फिर एनोरेक्सिया क्या होता है, एनोरेक्सिया क्या होता है, हैं? Loss of Loss appetite. of appetite. लॉस ऑफ एपेटाइटिस एनोरेक्सिया, यस, इसमें कंफ्यूज मत होना हाइपोक्सिया और एनोरेक्सिया में, ओके। या गुड शिवानी। चलो चार्ट बना लिया, चार्ट बना लो, ये काम आएगा ये। एच बी स्टैंड फॉर हीमोग्लोबिन। जब भी लंबी लंबी सी चीज़ें लिखी हो चार्ट बना लिया करो, बढ़िया होता है। चलो आ जाओ, कहाँ गया हमारा पॉइंटर, यस, ओके। हाँ, so smoking increases carbon monoxide content in blood and reduces the concentration of hembound oxygen। hembound oxygen का मतलब है HbO2 की concentration डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। दिस causes oxygen deficiency in the body। तो oxygen deficiency in the body को हम क्या बुलाते हैं, या लिख लो ब्रैकेट में, क्या बुलाते हैं, हाइपोक्सिया। hypoxia। गुड, शाबाश, डन। चलो मैम प्रीवियस आगे स्लाइड बढ़ते हैं, ये वाली, ये वाली यो मैम। कर ले। डन मैम। All now. Now, when one buys packet of cigarettes, one cannot miss the statutory warning that is present on the packing, हमेशा दे रखी होती है, which warns against smoking and says it is injurious to health।
पैकेट के ऊपर हमेशा बनी होती है, लंग कैंसर दिख रहा होता है उसके ऊपर। येट स्मोकिंग इज़ वेरी प्रेवलेंट इन सोसाइटी, तब भी स्मोकिंग बढ़िया चलती है, बोथ अमंग यंग एंड ओल्ड, हर कोई स्मोकिंग कर रहा है। Knowing the danger of smoking and chewing tobacco and its addictive nature, youth and all needs to avoid these habit। देखो प्रॉब्लम बताए क्या है स्मोकिंग एंड टोबैको के साथ कि इट इज़ एडिक्टिव। जिसने एक बार करा उसको वो दोबारा करने की इच्छा होती है, जिसने एक बार करा उसको अपनी बॉडी में ज़्यादा रिलैक्स फील होता है तो वो दोबारा करने की कोशिश करता है। प्रॉब्लम ये है कि टोबैको और स्मोकिंग का कोई प्रॉफिट है ही नहीं। जैसे कहते हैं ना थोड़ा सा अल्कोहल लो तो उसकी थेरेपेटिक वैल्यू भी होती है। जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो थोड़ा सा रम गर्म पानी में डाल के हिमाचल में जैसे देते हैं छोटे बच्चों को कि बहुत ज़्यादा ठंड है, ठीक है, उसका थोड़ा सा थेरेपेटिक इफेक्ट ज़रूर होता है। लेकिन टोबैको और स्मोकिंग का कोई थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं है, उल्टा इसके ऊपर डिपेंडेंसी होती है। अब बंदे को ना कभी अच्छा ही नहीं लगता बिना स्मोकिंग के, उसकी तलब बहुत उठती है, तो तलब जो उठती है ना उसे एडिक्टिव नेचर कहते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम विद दिस। एनी एडिक्टिव रिक्वायर काउंसलिंग एंड मेडिकल हेल्प टू गेट रिड ऑफ द हैबिट। सो कोई भी एडिक्ट है ना जिसको आदत है स्मोकिंग की बार बार, ठीक है, उसको हमेशा काउंसलिंग और मेडिकल हेल्प की जरूरत होती है। काउंसलिंग लाइक एक तरह से फैमिली का सपोर्ट भी चाहिए और एक मेडिकल हेल्प चाहिए उसे छोड़ने के लिए, क्योंकि कोई ऐसे छोड़ दे तो दिक्कत होती है, राइट। हाँ प्रतिभा, सर्दियों में तो हिमाचल जाओ तो हमें भी पीनी पड़ती है थोड़ी सी। बचपन में देते थे ना गर्म पानी के साथ वो 1 चम्मच रम मिला के, बहुत बर्फ पड़ती थी तब, तो उसकी जरूरत पड़ जाती थी। बट वो थेरेपेटिक वैल्यू है ना, स्मोकिंग एक एक सिगरेट पियोगे उसकी कोई थेरेपेटिक वैल्यू नहीं होगी कभी, जितनी मर्जी पियो और जितना मर्जी टोबैको खाओ, थोड़ा सा भी लिया नुकसान ही है। तो इसकी प्रॉब्लम है कि इसकी एडिक्शन है, और जिसको एडिक्शन होती है उसे एडिक्ट कहते हैं, पर्सन विद एडिक्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Adolescent and drug and alcohol abuse. Adolescent mean both a period or a process during which a child become mature in terms of his or attitude and belief for effective participation in society. So adolescent एक time period कह लो, adolescent एक process कह लो, दोनों word use होते हैं। तो ये ना NCERT की line बहुत unique है, ठीक है। तो एडोलेसेंट क्या है, ये पीरियड है ये प्रोसेस है, वो दोनों पूछ सकता है। तो याद रखना ये एक पीरियड भी है, एडोलेसेंट एक जिंदगी का पीरियड है और एडोलेसेंट एक प्रोसेस भी है हमारी जिंदगी में, दोनों चीजें होती है, ठीक है। जिस टाइम पे एक बच्चा बड़ा होता है, द पीरियड बिटवीन 12 to 18 ईयर्स ऑफ एज मे बी थॉट टू बी एडोलेसेंट पीरियड। तो तुम कह सकते हो कि एडोलेसेंट का मतलब है 12 से 18 के बीच में, तो बेसिकली तुम सब तकरीबन एडोलेसेंस में ही होंगे शायद, राइट। Now, in other words, adolescence is a bridge linking childhood and adulthood. Means कि बच्चे से बड़े हो जाओगे उसके बीच का लिंक है ये। इसको ये ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इसे ऐसे लिख दी गई, चाइल्ड टू अडल्ट। तो मेरी तरफ आ रहे हो तुम, लेकिन तुम बचपन से अब उठ चुके हो तो तुम कहीं इधर हो, दिस इज एडोलेसेंट, और तुम यहाँ हो, जो भी है। Now, adolescence thus, okay, adolescence is accompanied by several biological and behavioral changes, ठीक है। तो वो ऐसे तुम्हारे साथ खेल सकते हैं, यहाँ पे ना टर्म्स इंपॉर्टेंट है तो इसे ध्यान से पढ़ना। एडोलेसेंस का मतलब है कौन कौन से चेंज आएंगे, एक तो बायोलॉजिकल चेंज आएगा, बॉडी के अंदर जो चेंज आने हैं, ठीक है, और एक होगा बिहेवियरल चेंज, आदतों में फर्क आएगा। याद रखना एडोलेसेंस के साथ दोनों टर्म बोली है, बायोलॉजिकल भी है क्योंकि हार्मोनल चेंज आ रहा है ना, प्यूबर्टी हिट कर रही है ना, फीमेल की बॉडी कर्वी हो रही है, मेल की बॉडी भी डिफरेंट हो रही है, एंड बिहेवियरल चेंजेस भी है, इतने ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट होंगे तो चिड़चिड़ापन तो रहेगा ना, इसलिए इस टाइम पे घर वालों से कम बनती है, फिर धीरे धीरे बनने लग जाती है। एडोलेसेंस दस इज अ वेरी वनरेबल फेज, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फेज है ये। वनरेबल होता है जब आप बहुत ज़्यादा प्रोन होते हो किसी हर्ट होने के, मतलब वेरी आर सेंसिटिव कह लो, सेंसिटिव टू बी हर्ट, जल्दी से दिल दुख जाता है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे अक्सर दिल टूटते हैं। मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, तो बहुत ज़्यादा वनरेबल होते हो तो मेंटली भी जल्दी से चीज़ों दिमाग पे असर डालती है, और साइकोलॉजिकली भी, ठीक है, इमोशनली जल्दी से स्टेबल नहीं हो पाते। तो एडोलेसेंट ये कुछ टर्म्स है इसके साथ, तो ध्यान से सुनते हुए चलना, इससे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। चलूँ आगे, कोई वर्ड जो इसमें ना समझ आया हो? No, अच्छा ma'am. No. चलो आओ, क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी क्या कहते हैं इसे हम, इच्छा ना, क्यूरियोसिटी होती है ना इच्छा जानने की, इंटरेस्ट आता है किसी चीज़ में, क्यूरियोसिटी होती है। इच्छा ही हो, जागरूकता बोलेंगे, क्या बोलेंगे क्यूरियोसिटी को, उत्सुकता। उत्सुकता, इच्छा में उत्सुकता,
आई होप यही स्पेलिंग है। उत्सुकता बहुत होती है। मैम उत नी उत्सुकता आदत आता है उत उत है उक तो उत अच्छा उत ठीक है। क्यूरियोसिटी, नीड फॉर एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन and experiment sorry curiosity, need for adventure and excitement and experimentation constitute common causes which motivate youngsters toward drugs and alcohol abuse। तो जनरली बच्चे नशा पत्ते की तरफ कब जाते हैं? ये हमारी लड़कियां क्यों जाती है? फूलों से नशे बनाने के लिए, क्योंकि उनको है एडवेंचर की उम्मीद कि चलो आज पहाड़ों पर जाके पत्ते तोड़ते हैं। एक्साइटमेंट होती है उनको, हो ड्रग बनाएंगे। फिर उसके बाद खुद ही कर लेते हैं ना, एक्सपेरिमेंटेशन करके देखते हैं क्या होता है, फिर खुद ड्रग करके पहाड़ों से गिरती फिरती है ना। ये करती है हमारी वाली तो ये दिक्कत है इनके साथ। क्यूरियोसिटी है, इसकी वजह से करती है ये सब। तो ये क्यूरियोसिटी मोटिवेट करती है बच्चों को कि भाई ड्रग करके देखते हैं, स्मोकिंग करके देखते हैं, बहुत कूल लगेगा। कूल नहीं लगता है, एडिक्शन हो जाती है। इस एज में एडिक्शन बहुत जल्दी हो, किसी भी एज में एडिक्शन तो जल्दी होती है, बस फिर डिपेंडेंसी हो जाती है, क्योंकि इस एज में आपको एंट्रेंस वगैरह बहुत देने होते हैं ना, एटलीस्ट इंडिया में तो इस वजह से ना उस पर डिपेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है कि थोड़ा सा ड्रिंक करने के बाद ज़्यादा सही लगता है, विच इज़ वेरी स्केरी। द चाइल्ड नेचुरल क्यूरियोसिटी मोटिवेट हिम और हर टू एक्सपेरिमेंट। क्यूरियोसिटी तो नेचुरल चीज़ है, एक्सपेरिमेंटेशन में फिर एडिक्शन हो जाती है। दिस इज कॉम्प्लिकेटेड फर्दर बाय इफेक्ट दैट माइट बी परसीव्ड एज बेनिफिट। ये जो क्यूरियोसिटी है वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, क्योंकि जब आप इफेक्ट देखोगे एज ए बेनिफिट, टेम्परेरीली तो आपको अच्छा ही लगेगा ना, आपको ड्रग लोगे वो आपके माइंड को रिलैक्स कर रहा है, तो टेम्परेरीली इफेक्ट है वो अच्छा तो लगेगा, है ना। लेकिन फिर उसकी दिक्कत ये है कि भी हमेशा वही चाहिए होता है, फिर नॉर्मल चीज़ों से खुशी नहीं मिलती। जैसे नॉर्मली तुमको अभी क्लास लगा के खुशी मिल जाएगी, यार संडे शुरू हुआ मैंने पढ़ लिया, खुशी होगी, एक अंदर से सेटिस्फेक्शन आएगी। लेकिन अगर तुम ड्रग्स से सेटिस्फेक्शन लेने लगे ना, तो तुमको सेटिस्फेक्शन नॉर्मल वाली आनी बंद हो जाएगी, अच्छा फील होगा ही नहीं जब तक तुम ड्रग ना लो। दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, thus the first thus the first use of drugs or alcohol may be out of curiosity and experimentation। तो मे भी पहली बार लोग ड्रग और अल्कोहल क्यूरियोसिटी की वजह से लेते हैं, बट लेटर द चाइल्ड स्टार्ट्स यूजिंग दिस टू एस्केप फेसिंग प्रॉब्लम्स। फिर बाद में वो प्रॉब्लम्स को एस्केप करने के लिए यूज़ करने लग जाते हैं, स्ट्रेस में यूज़ करते हैं। तो इट हैपन्स, सिगरेट कॉलेज में ऐसे स्टार्ट होती है, लेकिन फिर जॉब तक जब आप पहुंचते हो तो स्ट्रेस के अंदर लेने लगते हो, और ये बहुत कॉमन है। सिगरेट इज़ द मोस्ट कॉमन ट्रेंड मैंने जो अपने वर्किंग प्रोफेशन में देखा है, कि क्यूरियोसिटी की तरह स्टार्ट हुआ था लोगों का, और अब उसके बिना बात नहीं बनती। थोड़ा सा भी जॉब का प्रेशर है, दे हैव टू स्मोक, दे कैन नॉट कंट्रोल। तो तुम्हें ऐसे फिर कोई ना कोई थोड़ी देर के बाद बैल्कनी में खड़ा दिख जाएगा मीटिंग के बीच में जाके सिगरेट पीते हुए, क्योंकि मीटिंग का प्रेशर नहीं लिया गया। राइट, हम भी उसी मीटिंग में होते हैं, फिर हम कैसे ले लेते हैं? क्योंकि हमें एडिक्शन नहीं है, उनको एडिक्शन है, विच इज सैड। अब उनको छोड़ने के लिए मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ेगी, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। और मेडिकल हेल्प क्या होता है कि बॉडी डिपेंडेंट हो जाती है ना स्मोकिंग पे, तो अगर स्मोक उसको ना मिले ना, तो बॉडी फिर परेशान भी बहुत होती है, बीमार कर देती है, तो फिर मेडिकल हेल्प चाहिए होती है। और फिर जो ये नशा मुक्ति केंद्र वगैरह होते हैं ना, यहाँ पे फिर लंबा प्रोसेस भी होता है और एक्सपेंसिव भी बहुत होता है। Of late, stress from pressure to excel in academic or examination has played a significant role in pursuing the youngsters to try alcohol and drugs। तो ये examination pressure और academic pressure की वजह से भी लोग drugs की तरफ जाते हैं। The perception among young that it is cool or progressive to smoke, use drugs or alcohol is also in a way a major cause for youth to start these habits। Also पिक्चर वगैरह में तुम देखते हो बहुत कूल एंड प्रोग्रेसिव सा लगता है सिगरेट पीना, तो जो पिक्चर में भी पी रहे होते हैं वो शूटिंग के दौरान ही पीते हैं, उसके बाद वो भी छोड़ देते हैं। तो उनको अपने कैरेक्टर में जाने के लिए ज़रूरत थी, लेकिन उससे इंस्पायर नहीं हो रहा है। तो मूवीज़ देख के डिसाइड खुद करना होता है इंस्पायर किससे होना है, सिगरेट से इंस्पायर नहीं होना। नाउ टेलीविजन, मूवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट ऑल्सो हेल्प टू प्रमोट दिस परसेप्शन मतलब विश्वास, मतलब एक तरह से विजन कि ये सब चीज़ें सही है। अदर फैक्टर दैट हैव बीन सीन टू बी एसोसिएटेड विद ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज अमंग एडोलेसेंट आर अनस्टेबल एंड अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर एंड पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर होता है फैमिली प्रेशर, ठीक है। एक और देखा गया है कि किसी के घरों में प्रॉब्लम है, जैसे अनस्टेबल फैमिली है, ठीक है, या अनसपोर्टिव से फैमिली है जो नहीं समझ पाती है तुम्हें, या फिर फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इस केस में भी लगता है बच्चों को कि घर पे इतना स्ट्रेस है, स्मोकिंग पी के थोड़ा अच्छा लगता है तो सिगरेट पी लेते हैं या अल्कोहल पी लेते हैं। लेकिन इसका कोई सोल्यूशन थोड़ी है, घर की प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो जाएगी, उल्टा बढ़ जाएगी। सोचो, खर्चे और बढ़ा दिए तुमने, राइट। तो दिस इज ऑल्सो अ रीज़न, ठीक है। तो ये कुछ रीज़न है, अगर थ्योरेटिकल लंबा क्वेश्चन आ गया तो शायद आएंगे, उसमें लिखने पड़ जाएंगे, तो याद रखना स्पेसिफिक वर्ड्स लिखना। जैसे स्मोकिंग का वन ऑफ द रीज़न एडोलेसेंट में मैं कह सकती हूँ इसे देखने के बाद कि पीयर प्रेशर है, और मैं कह सकती हूँ
अनसपोर्टिव फैमिली है, मैं कह सकती हूँ एग्जामिनेशन प्रेशर है। तो इस तरीके से 2-3 हेडिंग बना के लिखो, ठीक है। मेजर रीजन तुम कह सकते हो क्यूरियोसिटी है, इस तरीके से हेडिंग बना के लिखी जा सकती है, ठीक है। समझ आई? बिना हेडिंग के मत लिखना, नहीं तो फिर खराब हो जाएगा। एडिक्शन एंड डिपेंडेंसी, both of the perceived benefit, drugs are frequently used rapidly. The most important thing which one fail to realize, जो लोगों को समझ नहीं आता है, is the inherent addictive nature of alcohol and drug, ठीक है। अब अल्कोहल एंड ड्रग की जो नेचर है वो इनहेरिट सी है। इनहेरिट मतलब जीन्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, लेकिन देखो ये कहना क्या चाहते हैं, इस लाइन को लेकिन अंडरलाइन करो। इनहेरेंट एडिक्टिव नेचर ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग, और ये इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। एडिक्शन इज अ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट सच एज यूफोरिया एंड टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेलबींग। यूफोरिया मतलब एक्सट्रीम हैप्पीनेस। ये आपने कहाँ वर्ड पढ़ा है, कौन से ड्रग के साथ पढ़ा है? Cocaine. कोकीन। मॉर्फिन के साथ। मॉर्फिन के साथ, अच्छा मॉर्फिन के साथ पढ़ा है। यूफोरिया बेटा कोकेन के साथ पढ़ा है। यूफोरिया लास्ट एक्सेसिव हैप्पीनेस। एडिक्शन क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट होती है, ठीक है। साइकोलॉजिकली मैं अपने माइंड से उसके साथ अटैच होगी, उसके इफेक्ट के साथ। ये जब भी अल्कोहल ले रही हूँ तो बहुत ज़्यादा खुशी फील हो रही है, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है। और ये टेम्परेरी फीलिंग होती है ऑफ वेलबींग एसोसिएटेड विद ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज, ठीक है। These drive people to take them even when they are not needed or even when their use becomes self-destructive. इंसान को पता है पीऊंगा तो मैं और ख़राब हो रही है तबीयत, उसको पता है मेरे को आज ज़रूरत नहीं है, मैं फर्स्ट क्लास अपने घर में बैठा हूँ पर फिर भी पीना है। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है मुझे कि हाँ यार मुझे पीना है, तलब है, तलब जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये एडिक्शन इज ए साइकोलॉजिकल अटैचमेंट, इसको अंडरलाइन कर लेना। फॉर सम रीज़न ये लाइन अच्छी बन रही है। with repetitive use of drug, बार बार यूज करो तो टॉलरेंस लेवल ऑफ द रिसेप्टर प्रेजेंट इन अ बॉडी इंक्रीजेस, ठीक है। बार बार यूज करोगे ना ड्रग तो उसके लेवल ऑफ रिसेप्टर इंक्रीज होते हैं। फॉर एग्जांपल कहने का क्या मतलब है इसका, कि मान लेते हैं ये ब्रेन है, ठीक है, किसी इंसान का। सो दिस इज ब्रेन, बहुत ही खराब बनाया मैंने। तो पहली बार जो उसने लिया, लेट्स से स्मोकिंग कर निकोटीन लिया, तो निकोटीन के इतने रिसेप्टर थे, ठीक है। एक्चुअल में रिसेप्टर तो होते ही है ब्रेन में, राइट। अब क्या होगा ना, ब्रेन को पता चल गया कि यार ये निकोटीन लेता रहता है, तो ब्रेन कहता है मैं अपने रिसेप्टर भी बढ़ा देता हूँ, क्योंकि यार अगर केमिकल आ रहा है तो उसके लिए रिसेप्टर चाहिए ना, तो ब्रेन और रिसेप्टर बना देता है कि केमिकल आ रहा है तो उसके लिए मैं रिसेप्टर बना दूँ। क्योंकि ब्रेन को क्या है, तुम्हारा सही गलत थोड़ी पता है उसको। एक तरह से ब्रेन को तुमने केमिकल दिया तो उसने रिसेप्टर बना लिया कि भाई बार बार ले रहा कुछ अच्छा ही होगा, तो ऐसे केमिकल बढ़ जाते हैं, ठीक है। देख ये रिसेप्टर है, सरफेस पे लिख लेना यार, रिसेप्टर है ये। अब देखो पहले रिसेप्टर थे 1 2 3 4 5, तो जब निकोटीन आया सिस्टम में, ठीक है, लेट्स से दिस इज निकोटीन आया, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं केमिकल लिख देती हूँ, तुम कहीं सोचोगे ब्रेन पे इफेक्ट डालता है सीधा। केमिकल आया, कोई भी ड्रग, तो उसने क्या करना है, उन रिसेप्टर से बाइंड कर दिया, ठीक है, तो इसने इफेक्ट जनरेट कर लिया। अगली बार इतना ही केमिकल जब मैंने लिया, फॉर एग्जाम्पल एक ही सिगरेट पी तो इतने केमिकल बाइंड हो गए, लेकिन अभी रिसेप्टर खाली है ना, तो ये सिग्नल भेजते हैं कि यार और ज़रूरत है, अभी तो रिसेप्टर खाली पड़े हैं। इस वजह से इंसान को अब एक बार सिगरेट पी के तसल्ली नहीं होगी, अब उसको 2 पीने पड़ेंगे। 2 पिएगा तो ज़्यादा तसल्ली होगी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम रिसेप्टर और बढ़ जाएंगे, अब 3 पीनी पड़ेगी। तो केमिकल रिसेप्टर बढ़ जाते हैं, इस वजह से उस पर्टिकुलर ड्रग का अमाउंट भी कंज्यूम करने की क्षमता बढ़ जाती है, इस वजह से इफेक्ट भी और ज़्यादा खराब होता जाता है। तो जो अल्कोहल पीते रहते हैं ना, अगर वो पहली बार एक ही बार 1 गिलास ड्रिंक करने में उनको नशा हो गया था, अब जब वो रोज़ उसको पी रहे हैं ना, तब उनको 2-3 ग्लासेस में होगा, फिर उसके बाद उनको हाफ बोतल में होगा, उनको असर ही नहीं होता छोटी छोटी चीज़ों का। फिर वो कहते हैं कि हमें अल्कोहल का असर नहीं होता, क्योंकि रिसेप्टर बढ़ गया ना बॉडी के अंदर, इस वजह से असर नहीं होता। तो ये ज़्यादा नुकसान रहता है। तो तुम देखो ना, केमिकल ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं वो हार्मफुल, तो नुकसान भी तो ज़्यादा होगा ना। यही लाइन इन्होंने यहाँ लिखी है। रेपिटेटिव यूज ऑफ ड्रग्स, टॉलरेंस लेवल ऑफ द रिसेप्टर प्रेजेंट इन अ बॉडी इंक्रीजेज, अब ज़्यादा बढ़ गया। Consequently, the receptor respond only to higher doses of drug or alcohol, leading to greater intake and addiction. अब वो हायर डोजेस को ही रिस्पॉन्ड देते हैं, छोटे वाले डोज से पता ही नहीं चलता, ठीक है, तो और एडिक्शन होगी।
However, it should be clearly borne in mind that the use of these drugs even once can be forerunner to addiction. एक बार यूज करने से भी एडिक्शन होती है, इट्स अ फैक्ट। ये तो मैंने देखा है भाई, एक बार यूज करने से भी एडिक्शन होते देखा है मैंने लोगों को, तो खतरनाक चीज है। Thus, the addictive potential of drug and alcohol pull the user into various circles leading to their regular use from which he or she may not be able to get out. जब अल्कोहल अब्यूज करने लगते हो ना, आप हर किसी के पास बैठ नहीं सकते। सिगरेट पियोगे, हर कोई आपके साथ नहीं बैठेगा, मैं भी नहीं बैठूंगी, ठीक है, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग भी होती है ना, स्मोक जो आप करोगे मेरे लंग्स में भी जाएगी। तो आप ना उन्हीं लोगों के साथ घूमोगे जो अल्कोहल अब्यूज में है या फिर ड्रग अब्यूज में है, ठीक है। जब उनके साथ घूमोगे ना तो दिमाग में पूरा दिन यही चलेगा कि यही वीर है, तो फिर करियर पे भी फोकस नहीं होता, लाइफ में फोकस नहीं होता, इस वजह से जिंदगी खराब होती है पूरी, क्योंकि आपका सर्कल बहुत, जिन लोगों के साथ आप रहते हो ना उनका इम्पैक्ट बहुत होता है अपने ऊपर। इसलिए रहना ढंग के लोगों के साथ चाहिए। एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ट्राई कि आप ऐसे लोगों के साथ रहो जो भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आपके वाला नहीं कर रहे लेकिन कोई और कर रहे हैं। तो उससे ये होता है आप एक दूसरे से मोटिवेट होते हो। आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप घूम एक ऐसे इंसान के साथ रहे हो जिसने डिसाइड करा है कि वो ब्रेक ले रहा है, उसने कॉलेज जाना नहीं है अभी, या फिर वो नॉर्मली उसको बिना एंट्रेंस के एडमिशन हो जाएगी, तो उसका टेम्परामेंट पूरा दिन का और आपका बड़ा अलग होने वाला है। सो ट्राई कि आप ऐसे लोगों से सराउंडेड हो जो आपके जैसे हो, तो बेहतर रहता है। नाउ इन द एब्सेंस ऑफ एनी गाइडेंस और काउंसलिंग द पर्सन गेट एडिक्टेड एंड बिकम डिपेंडेंट ऑन देयर यूज। यस मनीषा, तो गाइडेंस ना हो या कोई काउंसिल ना करे तो इंसान इसके ऊपर एडिक्शन में फंस सकता है। बोलो मनीषा, क्या क्वेश्चन है? नहीं बता रही? अच्छा, नाउ dependency is the tendency of the body to manifest a characteristic and unpleasant withdrawal syndrome if regular dose of drug or alcohol is abruptly discontinued। तो तुमसे डिपेंडेंसी पूछ सकते हैं, डिपेंडेंसी ऑन ड्रग का मतलब क्या है? डिपेंडेंसी ऑन द ऑफ ड्रग का मतलब सिंपली है, देखो विड्रॉल सिंड्रोम मतलब है बहुत सारी कंडीशंस, ठीक है, बहुत सारे। सिंड्रोम इज ग्रुप ऑफ सिम्टम्स ना, मैं लिख सकती हूँ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, जो हमने पीछे पढ़ा भी है एड्स पे। तो ये कह रहे हैं डिपेंडेंसी का मतलब है कि अगर मैं डिपेंडेंट हूँ कॉफ़ी पीने के लिए, ठीक है, तो डिपेंडेंसी हुई क्या कॉफ़ी की, कि अगर मैंने कॉफ़ी पीना बंद कर दिया तो उसकी वजह से मेरी बॉडी सिंड्रोम कंडीशन विड्रॉल सिंड्रोम शो करेगी, ठीक है। विड्रॉल सिंड्रोम का मतलब है मुझे तलब उठेगी कॉफ़ी पीने की, मेरे सिर में दर्द होने लग जाएगा, मैं फोकस नहीं कर पाऊंगी, मुझे नींद बहुत ज़्यादा आएगी, तो वो विड्रॉल सिंड्रोम है। तो डिपेंडेंसी मतलब है कि जो भी चीज़ मैं कंज्यूम कर रही हूँ अगर मैंने उसको कंज्यूम करना छोड़ दिया तो विड्रॉल सिंड्रोम दिखाई देगी मुझे, ठीक है, दैट इज डिपेंडेंसी। समझ आया? Yes, ma'am. यस मैम। ओके मनीषा, अगर स्कूल में ऐसा बच्चा ना हो ना सो दैट इज़ फाइन, आप ट्यूशन में बना सकते हो, व्हाट्सएप पे सबसे बात करते हो, तो आप ऐसा बच्चा एजुकेशन से रिलेटेड जो कंपटीशन की प्रिपेयर कर रहा है अपने ग्रुप में से कोई एक लड़की उठा ले, लड़का उठा ले, जो भी तेरा दोस्त बन सकता है जिसके साथ तुझे लगता है कनेक्ट हो जाएगा, उनसे दोस्ती कर ले। तो किसी भी लड़की से दोस्ती कर ले ग्रुप में, क्योंकि ऑनलाइन है तो आप वर्चुअली अपने अपने लड़कियों से दोस्ती कर ले तो बेहतर रहता है। तो आप यहाँ पर किसी से दोस्ती कर लो और उसके साथ थोड़ा बात कर लो, तो आपको थोड़ा रहेगा कि वो भी वैसे ही परेशान है जैसे तू परेशान है, राइट। और स्कूल में अगर कंपटीशन की कोई प्रिपरेशन नहीं कर रहा उसके साथ मत रहो, पर एटलीस्ट उसके साथ लो जो अपना स्कूल का काम तो सही से कर रहा है। कोई बच्चा बोर्ड्स की प्रिपरेशन तो ढंग से कर रहा होगा ना, या थोड़ी सिंसेरिटी शो करता होगा काम की तरफ। माना फाइल बनाने में आलस देते हैं लेकिन बना देते हैं ना एंड में, तो तुम उनके साथ रह लो, थोड़ा सा ज़्यादा बॉन्ड करो जो ऐसे है, ऐसे नहीं जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में पागल होते हैं, वैसे नहीं कह रही मैं, पर बॉन्ड विद समवन जो क्रिएटिव है। हो सकता है एकेडमिक्स में बहुत यूज़ नहीं है लेकिन क्रिएटिविटी है उसके अंदर, राइट, क्रिएटिव आइडियाज़ देते हैं या फिर अपनी बात सही से रख पाते हैं, क्लास में हाथ खड़े करके बात कर पाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर प्रॉब्लम है, आप हाथ जल्दी रेज नहीं कर पाते, सो स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद मोर पीपल जो ऐसे हैं एक्सट्रोवर्ट टाइप के, तो आपकी पर्सनैलिटी में थोड़ा थोड़ा फर्क आएगा। वैसे से बुराई नहीं होती, अगर इंट्रोवर्ट है तो कोई बात नहीं, नहीं हाथ उठाना मत उठाओ, पर तुम्हारी मर्जी है। मैं ये कह रही हूँ कि अगर सीख सकते हो तो क्यों नहीं। अगर आपको बहुत बोलने की आदत है, आपको ऐसा कोई इंसान दिख रहा है जो ज़्यादा चुप रहता है, उसके साथ भी रह के देखो, फिर आपको पता चलेगा क्या बढ़िया है आपके लिए, राइट। पर उनके साथ मत रहो जो आपको दिखाई दे रहा है कि आपके स्कूल में है और वो ड्रग्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। ऐसे वाले बच्चों से दूर रहना, वो नुकसान दे सकते हैं आपको। हो सके तो मदद करना उनकी। नाउ दिस इज कैरेक्टराइज बाय एंजाइटी। अच्छा, विड्रॉल सिंड्रोम के बारे में इन्होंने थोड़ा सा बताया। देखो सबके डिफरेंट होते हैं थोड़े थोड़े, किसी में बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं जो ज़्यादा डिपेंडेंट थे, किसी में अलग। तो कुछ मेंशन करें जो तुमको पता होने चाहिए, जैसे कि एंजाइटी, घबराहट होती है, घबराहट होना कहते हैं ना एंजाइटी। शेकीनेस, बॉडी में शेकीनेस आती है, हाथ कांपते,
ड्रग वाले जो होते हैं ना, अगर कोई ड्रग्स लेता है प्रॉपर, ये कोकेन वगैरह जो लेते हैं, हाथ कांपते हो, आप उनको बोलो हाथ जरा ऐसे आपके सामने सीधे खड़े करके दिखाए, जैसे ऑथ लेते हैं, हाथ कांपते हैं उनके। कॉलेज में बहुत देखा मैंने। नोजिया, नोजिया मतलब फीलिंग और वॉमिटिंग, होता है ना, वॉमिटिंग आने की फील आती है कि यार उल्टी आने वाली, उल्टी आने वाली है, उसको नोजिया कहते हैं। स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना आता है। शेकीनेस और स्वेटिनेस तो एक साथ ही आता है, बॉडी शेक करती है तो स्वेट रिलीज होता है। तो ये सब कुछ विड्रॉल सिंड्रोम है, विच मे बी रिलीव व्हेन यूज इज रिज्यूम। तो दोबारा से इंसान अगर वो ड्रग लेगा तो वो फिर ठीक हो जाएगा, उसको ये सिम्टम्स नहीं आएंगे। पर सोल्यूशन नहीं हुआ ना, तो इस वजह से मेडिकल हेल्प नहीं होती। तो डॉक्टर इस तरीके की मेडिसिन पे रखते हैं कि धीरे धीरे वो अल्कोहल छुड़वाते हैं, एकदम से नहीं छोड़ना चाहिए इसको, बहुत ज़्यादा आदत है। तो प्रतिभा एक बार चेक कराओ, एंजाइटी एंड एक बार चेक कराना, नॉर्मल नहीं है ये। इन सम केसेस withdrawal symptom can be severe and even life threatening and the person need medical supervision। किसी केसेस में अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए ना, एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो जाए या ये सब बहुत ज़्यादा हो जाए, तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। ऑलवेज टेक मेडिकल हेल्प। Dependence lead to patient to ignore all the social norms in order to get sufficient funds to satisfy his or her need। Satisfy मतलब satisfy। दिस रिजल्ट इन मैनी सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। वो कह रहे हैं कि अगर किसी को ऐसे ड्रग अब्यूज का आदत है ना, तो उसने सोसाइटी से सारा कुछ, सोसाइटी का कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करेगा। तो सोशल नॉर्म्स कह दिए हमने, ठीक है। उसको बस पैसे चाहिए तो वो घर में चोरी भी कर सकता है, क्योंकि पैसे चाहिए ना सिगरेट खरीदने के लिए। तो दिस कैन बी अ प्रॉब्लम। Effect of drug and alcohol abuse. The immediate adverse effect of drug and alcohol abuse are manifested in the form of reckless behavior, vandalism and violence। अब ये वर्ड आता है, तो ये आप चेक कराओ कि ऐसा क्यों होता है आपको। जिन भी बच्चों को एंजाइटी की प्रॉब्लम हो रही है या नॉजियाटिक फीलिंग की प्रॉब्लम हो रही है, नॉजियाटिक तो टेम्परेरी होती है जनरली, एंजाइटी की फीलिंग हो रही है या शेकिंगनेस आती है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। देखो नॉर्मली स्वेटिंग ज़्यादा होना तो बुरा नहीं होता, मुझे भी काफ़ी स्वेटिंग होती है, वो बॉडी बॉडी वेरी करता है, लेकिन एंजाइटी और शेकीनेस इज़ नॉट नॉर्मल थिंग। तो एक तो चेक करा सकते हो शेकीनेस क्यों हो रही है, एंड एंजाइटी अभी बहुत छोटे हो तो मेडिसिन पे मत जाओ, लेकिन ट्राई करो कि आप अपने साथ एक एक्सरसाइज को इन्वॉल्व कर लो। इसलिए मैं बोलती हूँ सोना और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है एंजाइटी के परस्पेक्टिव से। तो एक्सरसाइज करो, यूट्यूब पे बहुत सारी आप ऐसे ही देख के कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप यूट्यूब की मदद से मेडिटेशन कर सकते हो, सिर्फ 5 मिनट की मेडिटेशन बहुत दिमाग सेट कर देती है। तो एंजाइटी और शेकीनेस नहीं होनी चाहिए, इट्स सीरियस सिचुएशन। बिकॉज मेरी मॉम को एंजाइटी होती है तो मैंने देखा है बहुत बुरा हाल हो जाता है। इसका इलाज करना चाहिए। और आपका वर्कआउट नॉर्मल जो खेलते हैं, जैसे बच्चे हो ना तुम, तो तुम बच्चे ही हो, खेल सकते हो अभी भी, तो खेला करो। जो भी तुम्हें, चाहे बैडमिंटन खेलना पसंद है वो खेलो, चाहे वॉक करना पसंद है, पर इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। तो इस चीज़ पे डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना अगर एंजाइटी और शेकीनेस की प्रॉब्लम है, ठीक है। The immediate adverse effect of drug and alcohol abuse are manifested in the form of reckless behavior। तो immediate इफेक्ट आपको दिखने लग जाएगा इंसान में, reckless behavior है, अजीब सा बिहेवियर है उसका, बदतमीजी वाला कह सकते हो एक तरह से। वेंडलिज्म, चोरी चकारी कर लेते हैं, पैसे चाहिए ना। वायलेंस, लड़ाइयाँ हो जाती है, क्या दे सिगरेट नहीं पी रही, कलेश हो जाएगा। एक्सेसिव ड्रग डोजेज ऑफ ड्रग्स में लीड टू कोमा एंड डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ड्रग का यूज़ हो गया है, एम्फेसी में बढ़ता चला गया है, तो बेटा फिर क्या होगा, रेस्पिरेटरी फेलियर ही होगा, डेथ हो सकती है। तो एक्सेसिव यूज इज फेटल, इसको मैं सिंपली कह सकती हूँ कैन बी फेटल। तो फेटल वर्ड आ सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। हार्ट फेलियर एंड सेरेब्रल हेमरेज, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। A combination of drugs or their intake along with alcohol generally result in overdosing and even death। होता है क्या है कि जो ड्रग्स ले रहे हैं उस टाइम वो अल्कोहल भी ले लेते हैं, सिगरेट भी पी लेते हैं, कितना सारा केमिकल अंदर चला गया ना, इस वजह से ओवरडोज हो जाता है। और ओवरडोज से बहुत कॉमन है, ओवरडोज से डेथ होना ड्रग्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि जब पीने बैठते हैं तो पता नहीं चलता है, कंट्रोल नहीं रहता है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन वार्निंग साइंस ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज अमंग यूथ इंक्लूड ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस। अब अगर आपको यूथ में देखना है कि क्या हो रहा है सडनली, कि कि इस बच्चे में कुछ चेंजेस है जिससे थोड़ा आइडिया हो सकता है कि शायद इसको है अल्कोहल अब्यूज। पहला, एकेडमिक परफॉर्मेंस एकदम से गिर जाए, ठीक है। मार्क्स पहले आते तो उसके 80 में, अब बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं 40 में, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। इतना ड्रॉप नहीं होता किसी में, कुछ तो गड़बड़ है ना। हो सकता है स्ट्रेस भी हो, ऐसा नहीं है कि अल्कोहल अब्यूज है, पर देयर इज समथिंग रॉन्ग, तो आपको पता चल जाएगा। अब किसी का 80 से 70 आया तो हम उसको अल्कोहल अब्यूज नहीं कहेंगे, ऐसे शक मत करने लग जाना क्लासमेट्स में। अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस फॉर स्कूल,
अभी एक्सप्लेन एक्सप्लेनेशन है कि तुम प्रिपेयर कर रहे थे, है ना, ये शादी पे गए थे, लेकिन अनएक्सप्लेन्ड है, पता नहीं क्यों नहीं है, बस स्कूल नहीं जाना उसे, कॉलेज नहीं जाना उसे, तो पता चलता है कि हाँ यार कुछ गड़बड़ है, ये दूसरा रीजन है। इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं थ्योरी के। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है अपने आप को मुंह धोने में भी। अब किसी किसी को जर्नली होता नहीं है अपने आप को ग्रूम करने का, इसका मतलब उसने ड्रग्स नहीं किए, ये जर्नल सेंस है कि आपको थोड़ा आइडिया हो सकता है, जिसमें थोड़ा शक हो, आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो उसमें ये फीचर्स दिखेंगे। तो अब पर्सनल हाइजीन में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। विड्रॉल, आइसोलेशन एंड डिप्रेशन एंड fatigue, aggressive rebellious behavior, deteriorating relationship with family and friend, loss of interest in hobby, change in sleeping and eating habit, fluctuation in weight, appetite, ये सब फीचर्स है। विड्रॉल, आपको वो अलग दिखाई देगा सोसाइटी से। आइसोलेशन, अलग रहने का शौक है उसको। डिप्रेशन उसमें दिख सकता है, हर टाइम थका थका सा फील होगा उसे। एग्रेसिव बिहेवियर हो सकता है, रिबेलियस है, छोटी छोटी बातों पे ऑफेंड हो जाता है, लड़ाई क्लेश डाल देगा, ठीक है। बिहेवियर आपको रिबेलियस बिहेवियर दिखाई देगा, हर बात पे डिसएग्रीमेंट। डिटरेशन रिलेशनशिप विद फैमिली एंड फ्रेंड, दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ रिश्ता खराब होता चला जा रहा है। अब वैसे तो प्यूबर्टी के टाइम पे सबका थोड़ा थोड़ा खराब होता है, लेकिन इसका कुछ ज़्यादा ही है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज, हॉबीज जो कल तक पसंद थी, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। चेंज हो गया स्लीपिंग और ईटिंग हैबिट। देखो अगर एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो थोड़ा बहुत तुम्हारे साथ भी हो गए सब, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। इसकी स्लीपिंग ईटिंग हैबिट बदल चुकी है। फ्लक्चुएशन दिखेगी आपको वेट में, कभी मोटा है, कभी बहुत ज़्यादा, या कुछ लोग बहुत मोटे हो जाते हैं या कुछ बिल्कुल पतले हो जाते हैं, राइट। एपिटाइट, लॉस ऑफ एपिटाइट बहुत कॉमन है, ठीक है। हाँ भाई अंशुल, तुम लोग ड्रग नहीं लेते, लेकिन कुछ चीज़ें हो सकती है ना कॉमन। स्कूल ना जाने का दिल ना करना, उसके रीज़न अंशुल तुम्हारे साथ ये है कि तुम्हारा वहाँ पे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, राइट। तो तेरा ये रीज़न है, लेकिन तुम्हें स्कूल जाने का जाना ही नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, तुझे घर पे भी कुछ नहीं करना, बस स्कूल ही नहीं जाना, देयर इज समथिंग रॉन्ग, राइट। या तो स्कूल में ठीक से नहीं हो रहा कुछ। फटीग मीन्स थकावट, थकना, थकावट, ओके। चलो नाउ देर में इनमें से कुछ भी सिम्टम नॉर्मल बंदे को भी हो सकते हैं, लेकिन आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ड्रग वाले में इसमें मैक्सिमम सिम्टम मैच करते होंगे। There may even be some far-reaching implication of drug and alcohol abuse. If the abuser is unable to get money for drug and all, they may steal. तो देखो वो कह रहे हैं कुछ और भी खतरनाक इम्पैक्ट होते हैं कि अगर कोई अब्यूज़र को ड्रग्स नहीं मिल रहे, पैसे की कमी है, तो वो स्टील भी कर सकता है, घर में चोरी कर सकते हैं। स्टीलिंग मतलब चोरी, चोरी चकारी, जैसे रॉन्ग थिंग, अपने घर में किसी और के घर में। द एडवर्स इफेक्ट आर जस्ट नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द पर्सन हु इज यूजिंग द ड्रग। एट टाइम्स ड्रग एंड अल्कोहल एडिक्ट बिकम अ कॉज ऑफ मेंटल एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस टू द फैमिली। अब ये एक बहुत अच्छी लाइन बोल रहे हैं, अगर स्कूल में आया तो जरूर लिख के आना कि जो ड्रग ले रहे हैं सिर्फ वो अपनी ज़िंदगी खराब नहीं कर रहे, वो अपने परिवार की भी कर रहे हैं इसके साथ खराब, ठीक है। क्यों? क्योंकि फैमिली के पैसे है ना जो वो यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा ऐसा इंसान जो हर टाइम इस तरीके के ड्रग एडिक्शन में होता है, तो घर वालों पे भी स्ट्रेस होता है मेंटली कि यार ये सिगरेट पीते ही चला जाता है, इसे हम कैसे रोकें। फाइनेंशियल स्ट्रेस भी आता है कि अगर विड्रॉल कराने के लिए भी वो आपको किसी को एडमिट करते हैं तो उसमें भी तो खर्चा घर वालों का आता है ना, तो इट्स अ स्ट्रेस फॉर द फैमिली एज वेल। नाउ दोज हु टेक ड्रग इंट्रावेनसली, इंट्रावेनसली मतलब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इंट्रावेनस मीन्स इंजेक्शन इनटू द वेन्स यूजिंग अ नीडल और अ सिरिंज, तो इसे अंडरलाइन करो। इंट्रावेनस का मतलब सीधा नसों में इंजेक्शन लगा लो। आर मच मोर लाइकली टू एक्वायर सीरियस इन्फेक्शन लाइक एड्स एंड हेपेटाइटिस। तो ये बहुत बढ़िया बात बताई उन्होंने कि इंट्रावेनस इंजेक्शन जो लेते हैं ड्रग के, उन वो एड्स और हेपेटाइटिस के लिए प्रॉन है। और एड्स और हेपेटाइटिस हम कह सकते हैं ना आर द डिजीजेज विच कैन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, राइट। इन्फेक्शियस डिजीजेस है ये। Viruses which are responsible for these diseases are transmitted from one person to another by sharing infected needle and syringe. तो ये वायरसेस से होती है और ये एक से दूसरे में स्प्रेड हो सकती है। तो ये दो एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। बोथ एड्स एंड हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन इज क्रॉनिक इन्फेक्शन, पहले तो ये क्रॉनिक इन्फेक्शन है, दूसरी लाइन इनके साथ ये आ सकती है, ठीक है। एंड अल्टीमेटली फेटल, फेटल हो जाएंगे अगर ट्रीटमेंट नहीं होती। बोथ कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और इन्फेक्टेड ब्लड। तो यहाँ पे तो मैं एड्स और हेपेटाइटिस के बारे में बता रहे हैं कि ये कम्युनिकेबल है, ठीक है, हमें पता चल गया। यहाँ पे इन्होंने ये भी बता दिया कि दोनों वायरल है, वायरस से होती है, दोनों कम्युनिकेबल है ना। और कम्युनिकेबल में इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया किस किस से स्प्रेड होगी। इंट्रावीनस से भी हो सकती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकती है, और अनप्रोटेक्टिव सेक्स से भी हो सकती है,
ठीक है, सेक्स के आगे अनप्रोटेक्टेड जरूर लिख लेना, अनप्रोटेक्टेड सेक्स से होने के चांसेस मैक्सिमम है, राइट। नाउ द यूज ऑफ ओके एंड दे आर क्रॉनिक ऑल्सो, सॉरी क्रॉनिक है, धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म है, क्रॉनिक मतलब लॉन्ग टर्म, तो इन्होंने ये डिजीज रिवाइज करा दिया तुम्हें, ठीक है। नाउ द यूज ऑफ एल्कोहल ड्यूरिंग एडोलेसेंट मे ऑल्सो हैव अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट, तो एल्कोहल अब्यूज का एडोलेसेंस में लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, जीवन में क्रॉनिक इफेक्ट है। इट को लीड टू हैवी ड्रिंकिंग इन एडल्टहुड, तो बड़े हो जाओगे मेरी उम्र में तो तुम तो पैग ही लगाते रहोगे, करोगे क्या काम। द क्रॉनिक यूज ऑफ ड्रग्स, तो इन्होंने लाइन भी लिख दी, देखो द क्रॉनिक यूज ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल डैमेज नर्वस सिस्टम, बेटा नर्वस सिस्टम खराब करता है तुम्हारा, दिमाग और स्पाइनल कोड सब कुछ खराब करेगा। लीवर सिरोसिस, लीवर सिरोसिस क्या होता है, लीवर के सेल सड़ने लग जाते हैं। The use of drugs and alcohol during pregnancies is also used to affect adversely to the fetus, बेटा जिसको अल्कोहल की आदत है, अब वो प्रेग्नेंट हो गई है तो वो यार एकदम से थोड़ी छोड़ देगी, कैसे छोड़ेगी, उसको भी तो विड्रॉल सिंड्रोम होंगे। तो अगर उसने अल्कोहल लिया, सिगरेट पी ली, उस टाइम पे बच्चे पे इफेक्ट आता है, जो कि बहुत खराब चीज़ है, बहुत ज़्यादा। Another misuse of the drug is what certain sports person do to enhance performance. किस वाले ड्रग के साथ हमने पढ़ा था कि स्पोर्ट्स पर्सन अब्यूज करते हैं, Cocaine. दे मिस यूज नर्कोटिक एनाल्जेसिक, ठीक है, देखो एनाल्जेसिक भी यूज करते हैं वो, एनाल्जेसिक किसे हम कहते हैं, पेन किलर ना। एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स भी यूज करते हैं, अब ये ना एस इट इज लिख लेना, ये पूछा जा सकता है स्पोर्ट्स पर्सन के साथ। एनाबॉलिक, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक क्या होता है, एनाबॉलिक जोड़ने वाले, तो ऐसे वाले ड्रग्स जो आपके बॉडी मास को इंक्रीज करते हैं, दैट इज एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग में यूज किए जा सकते हैं। नैरकोटिक एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक बेसिकली वो होते हैं जो पेन किलर का काम करते हैं, ठीक है। और डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स क्या होता है, सूसू ज़्यादा करने आने की कोशिश करेंगे ना वो, तो ये सब चीज़ें यूज होती है टू इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ एंड बल्क, टू प्रमोट अग्रेसिवनेस एंड एज ए रिजल्ट इंक्रीज एथलेटिक परफॉर्मेंस, ठीक है। तो बेटा स्टीरॉइड्स क्या होता है, स्टीरॉइड्स बेसिकली इनके रिसेप्टर सेल के अंदर होते हैं, साइटोप्लाज्म में और डीएनए के पास। तो स्टीरॉइड्स का क्या होता है ना, इफेक्ट भी लॉन्ग टर्म रहता है, क्योंकि उसने डीएनए को इन्फ्लुएंस कर दिया ना, तो स्टीरॉइड्स लेने थे, डीएनए इन्फ्लुएंस होता है, जोन सा भी स्टीरॉइड्स है उस पर डिपेंड करता है। टेस्टोस्टेरोन लिया तो एग्रेसिवनेस जैसा ज़्यादा आ जाएगी। ऐसे स्टीरॉइड जो बॉडी मास को बढ़ाने में मदद करते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन की वजह से मसल्स भी इंक्रीज होती है, राइट। तो ये सब कुछ इफेक्ट होते हैं। नाउ द साइड इफेक्ट ऑफ द यूज ऑफ एनाबॉलिक स्टीरॉइड स्पेशली बताया उन्होंने कि जो बॉडी मास इंक्रीज करने के लिए, एनाबॉलिक मतलब बनाना, तो ना कहीं लिख लो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। तो एनाबॉलिक मतलब मेकिंग, किस चीज़ को बनाना, और कैटाबॉलिक मतलब ब्रेकिंग, तोड़ना। तो एनाबॉलिक ड्रग वो जो बॉडी मास को बढ़ा रहे हैं। तो देखो फीमेल के केस में उन्होंने बताया साइड इफेक्ट क्या होता है, एनाबॉलिक ड्रग्स इन फीमेल इंक्लूड मैस्कुलाइजेशन, फीमेल की बॉडी मैस्कुलर होने लग जाती है, फीचर मेल जैसे दिखने लगेगा, ठीक है, मतलब मसल्स वगैरह मेल जैसे डेवलप होगी। इंक्रीज एग्रेसिवनेस, ज़्यादा एग्रेसिवनेस दिखेगी। मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होंगे, वैसे तो हमें वैसे भी होते हैं, अब और ज़्यादा हो जाएंगे। डिप्रेशन कॉज होगा। एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल महीने में एक बार आनी थी, अब तो अजीब सी हो गई है। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन द फेस एंड बॉडी, फेस एंड बॉडी पे एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो सकती है, किसी किसी में नेचुरली होती है, लेकिन स्टीरॉयड लेने से ये कॉमन फीचर देखे जा सकते हैं। तो ऐसे मत समझना किसी को डिप्रेशन है तो स्टीरॉइड्स हो रहा है, अरे डिप्रेशन के बहुत रीजन है, ये कुछ मेंशन कर रहे हैं। एनलार्जमेंट ऑफ क्लेटोरिस, क्लेटोरिस फीमेल में एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, राइट, जो स्टिमुलेशन करता है, सिर्फ सेंसेशन ऑफ प्लेजर फील कराता है फीमेल को, तो इसका साइज इंक्रीज हो जाता है। जैसे मेल के केस में पीनस का साइज भी इंक्रीज हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसमें रिप्रोडक्शन में ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, ओके, सिर्फ प्लेजर की सेंस में बात हो रही है। डीपनिंग ऑफ वॉइस, वॉइस थोड़ी भारी सी हो जाएगी, तो ये फीमेल के अंदर बताया इन्होंने, तो यहाँ लिख लो फीमेल के ऊपर क्या फर्क पड़ा। नीचे बात कर रहा है वो मेल की, ठीक है, और किन केस में बात कर रही है, दे आर टॉकिंग अबाउट एनाबॉलिक स्टीरॉइड। तो एनाबॉलिक स्टीरॉइड के बारे में 2 पैराग्राफ दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये नीट के परस्पेक्टिव से भी और स्कूल के परस्पेक्टिव से भी। मेल में क्या होगा, एक्ने होने के बहुत चांसेस है, इंक्रीज एग्रेसिवनेस हो जाएगी, मूड स्विंग्स हो जाएंगे, डिप्रेशन हो जाएगी, रिडक्शन इन द साइज ऑफ द टेस्टिकल्स, तो टेस्टिकल्स जो होते हैं उनके अच्छा टेस्टिकल क्या होता है, टेस्टीज जो बढ़ते हैं उनकी साइज में रिडक्शन हो जाएगी, तो फर्टिलिटी पे फर्क पड़ गया ना, डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन, डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन हो जाएगी। पोटेंशियल फॉर किडनी एंड लिवर डिसफंक्शन, ठीक है, ब्रेस्ट की एनलार्जमेंट हो जाएगी, प्री मेच्योर बॉल्डनेस हो जाएगी, मतलब गंजापन सर पे आना, एनलार्जमेंट ऑफ द पोस्टेड ग्लैंड एनलार्ज हो जाता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है, पोस्टेड ग्लैंड का एनलार्ज होना, ठीक है, स्पर्म प्रोडक्शन का डिक्रीज हो जाना,
और रिड्यूस इन द साइज ऑफ टेस्टिकल, इसे स्टार बनाओ, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो जो एथलीट ऐसे लेते हैं ना, अच्छा एथलेटिक परफॉर्मेंस का मतलब होता है अंशु कि एथलीट जो भी परफॉर्म, जैसे रनिंग है तो एथलेटिक परफॉर्मेंस है उसकी रन करना, कम टाइम में ज़्यादा रन करना, वो खराब हो जाती है। अगर वो ड्रग लेता है ना तो उसको, जैसे उसने कोकेन लिया तो उसको बहुत ज़्यादा ऐसे एक्टिव फील होगा, उस टाइम पे वो बढ़िया रन कर लेगा, ठीक है, लेकिन ओवरऑल तो बॉडी की परफॉर्मेंस खराब हो रही है ना। तो एथलेटिक परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि जो भी स्पोर्ट्स वो परफॉर्म करते हैं उसकी परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ना, ठीक है। तो मेल के केस में ये कुछ चीज़ें होंगी जो इंपॉर्टेंट है। नाउ दीज इफेक्ट में बी परमानेंट हो सकते हैं विद प्रोलॉन्ग यूज, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो परमानेंटली ये फीमेल और मेल के अंदर आ जाएगा। इन द एडोलेसेंट मेल एंड फीमेल सीवियर फेशियल एंड बॉडी एक्ने एंड प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ द ग्रोथ सेंटर ऑफ द लॉन्ग बोन्स में रिजल्ट इन स्टंटेड ग्रोथ। अब देखो किसी ने एडोलेसेंट में इसको ज़्यादा यूज़ कर लिया तो फेशियल एक्ने तो सबको होना लाजमी है क्योंकि अभी हार्मोनल चेंज है, लेकिन रह जाएगा वो। अब एक्ने हमेशा ऐसे ही रहेगा बॉडी में, और जो ग्रोथ लॉन्ग बोन्स होती है ना उनको ग्रो करने का एक टाइम होता है, वो पहले ही क्लोज हो जाएगी तो स्टंटेड ग्रोथ दिखाई दे सकती है। तो ये बहुत खतरनाक इफेक्ट हो सकते हैं, इसे अंडरलाइन कर लो, ये बहुत वियर्ड इफेक्ट है जो तुम्हें जर्नली पता नहीं होगी, ठीक है। ये पैरा इंपॉर्टेंट था भाई, मैम बॉडी समझ आया? एक्ने का मतलब क्या हुआ? बेटा एक्ने हो जाना होता है कि जैसे स्किन है तो स्किन के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, हम सबकी स्किन में होते हैं जिसके थ्रू स्वेट वगैरह भी बाहर आता है ना। तो अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, ठीक है, मान लो एक्सेसिव ड्राई है नेचुरली, तो क्या होता है कि स्किन के जो पोर्स होते हैं ना तो वहाँ से निकलने लग जाता है सीबम। सीबम होता है बेसिकली वैक्स एक तरह से, और कह लो ऑयल हमारी बॉडी से निकलता है ताकि वो बॉडी को थोड़ा ऑयली करे, ठीक है। तो ये नेचुरली निकलता है हम सबकी बॉडी से अगर हम कुछ ना लगाए, बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई है। अभी जो सीबम होता है अगर ज़्यादा रिलीज हो जाए तो यहाँ पे पड़ा रहता है और इसके अंदर ना थोड़े थोड़े सॉल्ट भी होते हैं, तो इसके ऊपर आके लग जाएंगे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया वगैरह आके लग जाते हैं। तो जो बैक्टीरिया आके सीबम के साथ लग जाते हैं तो छोटे छोटे क्लॉट्स बच जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एक्ने। तो एक्ने वो साइट होती है जहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह रह रहे हैं और आपकी स्किन को थोड़ा गंदा गंदा सा दिखा देते हैं, किसी को ब्लैक कलर के होते हैं, किसी को व्हाइट कलर के होते हैं, दैट इज एक्ने। तो अब ये पूरी बॉडी में होने लग जाए तो बॉडी एक्ने कहेंगे। स्वेटिंग हो रही है पीठ पे, तुम रनिंग करके आए थे, क्रिकेट खेल के आए थे तो वो स्वेटिंग हो रही थी, कपड़े तूने चेंज नहीं करे, नहाया नहीं, तो जितना पसीना था वो पीठ में पोर्स में रुक सकता है और हो सकता है उसकी वजह से बैक एक्ने हो जाए। तो बैक एक्ने और फेशियल एक्ने बहुत कॉमन है, डन ठीक मैम। है। ओके, ना प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रिवेंशन भी क्वेश्चन बन सकता है स्कूल में, ठीक है। चलो बस थोड़ा सा रहता है। द एज ओल्ड एडेज ऑफ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर होल्ड्स ट्रू हियर ऑल्सो। बहुत पुरानी लाइन है ये, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एड्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। हमेशा सही है, पहले प्रिवेंट कर लो, तुम्हें बीमारी करनी क्यों है, इलाज करना मुश्किल है ना। इट इज ऑल्सो ट्रू दैट हैबिट्स सच एज स्मोकिंग, टेकिंग ड्रग एंड अल्कोहल आर मोस्ट लाइकली टू बी टेकन अप एट अ यंग एज। जनरली यंग एज पे लोग ये ले लेते हैं, मोर ड्यूरिंग एडोलेसेंट, तुम्हारी एज में ज़्यादा लेते हैं। मत पीना, 1000 बार बोल दिया मैंने, ठीक है, इसको ध्यान से देख लो तनुजा, और छोड़ दो बीड़ी पीना। Hence, it is best to identify the situation that may push an adolescent toward use of drug and alcohol abuse and to take remedial measure. but remedial measure मतलब ठीक करने के measure, ठीक कैसे करोगे? तो इस समय रहते रहते तुम्हें रोक लेना चाहिए, तो इसलिए मैं बता रही हूँ मत पिया करो बीड़ी, खराब हो जाएगा सब कुछ। और ऐसी संगति में रहो जो इसे प्रमोट भी नहीं कर रही है, ऐसे वाले जहाँ पे बात हो रही है ना ट्रैक करेंगे, भाई वहां से उठ जाना, कोई बात नहीं, वो तुमको कूल नहीं समझते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर तुम डॉक्टर वॉक्टर बन जाओगे या कुछ अच्छा बन लोगे जिंदगी में तो वही लोग तुम्हारे पास आएंगे तुमसे पूछने के लिए कि ये कैसे जॉब मिली थी, हमें बता, हमें भी लेनी है, ठीक है। तो ऐसे टेबल से उठ जाना जहाँ पे ऐसी बातें होती है। कोई बात नहीं, अकेले टेबल पे बैठ जाना, कुछ नहीं होता, इंसान अकेला भी रह सकता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, आपको अपने टाइप के लोग मिल ही जाते हैं। लेकिन गलत लोगों के साथ घूमने से तो बेहतर है ना अकेले घूम लो। मैं बता रही हूँ अकेले घूमने में मजा बहुत आता है कुछ भी खाओ कहीं भी जाओ। नाउ इन दिस रिगार्ड, हाँ, सो इन दिस रिगार्ड द पेरेंट्स एंड द टीचर्स हैव अ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ जी भैया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो पेरेंट्स की भी है, उनको भी ध्यान रखना है तुम्हारा, और हमारी भी है। पेरेंटिंग दैट कंबाइंड विद हाई लेवल ऑफ nurturance and consistent discipline has been associated with lower risk of substances। भाई जिसके घर वाले स्ट्रिक्ट है ना और पूछ लेते हैं कहाँ से आ रहा है, वहाँ पे ड्रग के चांसेस कम है, क्योंकि जब तुम्हें पता है ना घर जाके मम्मी ने पूरा चेक कर लेना है और इतनी सी भी खुशबू आ गई ना तुम्हें, ये बदबू सी आ गई स्मोकिंग की, तो भाई जूते बहुत पड़ेंगे। तो जहाँ पे थोड़ी स्ट्रिक्टनेस होती है उसका इफेक्ट भी होता है, अच्छा भी होता है, हमें लगता है बुरा है
लेकिन थोड़ा बड़े होकर रियलाइज होता है कि हम बात सही थी, वो हमें थोड़ा बचा रहे थे। सम ऑफ द मेजर मेंशन हियर वुड बी पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर प्रिवेंशन। तो अभी बता रहे हैं कुछ मेजर जो तुम्हें मदद करेंगे, ठीक है। देखो जी, अगर स्कूल में क्वेश्चन आया दैट वुड बी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल, तो क्वेश्चन आएगा लॉन्ग, ठीक है, और वहां पे तुम्हें बनानी है हेडिंग। तो अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, ये घर वालों का जो प्रेशर है ना डॉक्टर बन जाओ, इसे अवॉइड करो। तो मेहनत करो, पेपर दो, उसके बाद देखी जाएगी। तो जितने पेपर आ रहे हैं जो एमबीबीएस के भी है और उसके अलावा जो भी है, तुम आराम से मेहनत करो, क्योंकि मेहनत तो सेम ही है। फिर उस मेहनत के बेसिस पे जितने पेपर दे सकते हो वो सारे पेपर दे लो, ठीक है। लेकिन इस प्रेशर को अवॉइड करो कि एमबीबीएस ही करनी है। मतलब तुम करना चाहते हो अच्छी बात है, और तुम कर भी लोगे वो भी अच्छी बात है, लेकिन यार इसका प्रेशर लेके क्या करोगे? प्रेशर लेने से तो नहीं होगा। ये सच है, प्रेशर लेने से नहीं होगा, उसमें तुम कुछ नहीं कर पाओगे, उल्टा पढ़ा भी नहीं जाएगा। तो ये बेकार का प्रेशर है ना घर वालों का, रिश्तेदारों का। हाँ हाँ, ये डॉक्टर बनेगा, 5 साल के बाद इसी के पास इलाज के लिए आएंगे, फिर उसके बाद कंधों पे प्रेशर हो जाता है कि यार ये कितना बोल गया है अब। ये लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। एवरी चाइल्ड हिज हर ओन चॉइसेस एंड पर्सनैलिटी, सबकी अपनी जिंदगी है, सबकी अपनी चॉइस है। हो सकता है ना कोई मेडिकल के बाद टीचिंग में जाना चाहता है, या हो सकता है कोई मेडिकल पढ़ने के बाद यूपीएससी करना चाहता है, उसकी चॉइस है, राइट। We should be respected and nurtured. A child should not be pushed unduly to perform beyond his or her threshold limit, be it study, sports or other activity. तो जबरदस्ती कोई पुश नहीं है। थोड़ा सा स्पोर्ट्स खेलो तुम्हारी हेल्थ के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम नेशनल खेलने चले जाओ। पढ़ो जितना तुम्हें भी इंटरेस्ट आता है, राइट। तो ये प्रेशर मत लेना, तो सोसाइटी डालेगी भी तो भी मत लेना। तुम सोचना अच्छा अच्छा ठीक है हाँ हाँ ओके। तो तुम्हारे साथ की हमारे साथ भी डालती है, अभी भी कहाँ रुकते हैं घर वाले। घर वाले तो फिर भी ठीक है, रिश्तेदार नहीं तंग करने से परेशान हद हद होते। तो अब मेरे रिश्तेदार जो जो बोलते मैं ऐसे होती हूँ अच्छा हाँ जी ऐसे करके डाल दो, मेरा फेवरेट है ऐसे सुन के। हाँ हाँ, जी ऐसे करके डाल देती हूँ मैं। तुम भी करो, बहुत मजेदार चीज है, ठीक है, पर हेडेक याद रखना बहुत काम आएगी। एजुकेशन एंड काउंसलिंग, भाई शिक्षित हो जाओ। एजुकेशन का मतलब सिर्फ डिग्री लाना नहीं होता, अक्ल होनी चाहिए सही और गलत में, तो एजुकेटेड हो। आओ जी। Educating and counseling him or her to face problem and stresses, accept disappointment and failure as a part of life. It would also be worthwhile to channelize the child energy into healthy pursuit like sports, reading, music, yoga and extracurricular activities. ठीक है, तो डिसअपॉइंटमेंट तो होगी ही, तुम चाहते थे ऐसा हो, ऐसा नहीं हुआ, तो इट इज ओके। क्या कर सकते हैं, अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तुम आगे की चीजें सुधार सकते हो, पीछे जाके कुछ नहीं कर सकते। अब तुम सोचो मैंने बड़ी मेहनत करी थी और मेरे को स्कॉलरशिप नहीं मिली, भाई अब क्या करें, औरों ने भी मेहनत करी होगी, ठीक है तेरा नहीं बना, अब इसमें क्या कर सकते हैं ना। तो लाइफ का पार्ट है फेलियर, तो उसको एक्सेप्ट करना बड़ा जरूरी है। एक्चुअली में सिर्फ यही गेम है, तुम्हें एक्सेप्ट ही करना है। एक्सेप्ट द सिचुएशन, पहले तो एक्सेप्ट कर लो कि ऐसा ही है। मैंने सोच लिया नीट की प्रिपरेशन करना, तो ऐसे ही है, तो मेरे को थोड़ा दूसरों से ज़्यादा पढ़ना ही पड़ेगा। अब इसका मैं ऐसा स्ट्रेस नहीं ले सकती यार, वो तो टीवी देख लेती है क्योंकि बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रही है, मैं नीट की करूँ तो मुझे ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। ये सिचुएशन है, पहले तो उसको एक्सेप्ट करो, फिर उसकी रेमेडी ढूंढो। मैं रेमेडी में ढूंढ सकती हूँ कि हाँ यार मैं दिन में 1 घंटा निकाल लेती हूँ टीवी देखने के लिए, मुझे अच्छा लगता है, दिमाग को भी रिलैक्स होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो मैं 6 घंटों की जगह 4 घंटे पढ़ती हूँ, लेकिन 4 घंटे में फोकस से पढ़ती हूँ, दैट इज ऑल्सो सफिशियंट। नंबर ऑफ आवर्स मैटर नहीं करते, क्वालिटी मैटर करता है, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्टेंस होती है। स्ट्रेस, कोई भी डिसअपॉइंटमेंट है लाइफ में, उसको एक्सेप्ट करो, उससे सीखो और आगे इंप्रूव करो, ये गेम होता है और कुछ नहीं। जैसे जैसे बड़े होगे समझ आ जाएगा। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, पूछो भाई फैमिली रिश्तेदारों से मदद लो जिनके साथ बनती है। जो क्रिटिसाइजिंग है ना उनसे जाके मत बोलना प्रॉब्लम है और दिक्कत हो जाएगी। हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स शुड बी, सारे रिलेटिव वगैरह शुड बी इमीडिएटली सो दैट दे कैन गाइड अप्रोप्रिएटली। तो पेरेंट्स से बोलो कि ये दिक्कत हो रही है, वो तुम्हें अच्छा गाइड करेंगे क्योंकि वो उस फेज से निकल चुके हैं ना। बेशक उन्होंने शायद नीट की प्रिपरेशन नहीं की हो, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रेस देखा तुमसे ज़्यादा, तो वो तुम्हें मदद कर सकते हैं। हेल्प में इवन बी सॉट फ्रॉम क्लोज एंड ट्रस्टेड फ्रेंड, जो अच्छे वाले दोस्त हैं तुम्हारे, उनसे मदद ले सकते हैं। बिसाइड गेटिंग प्रॉपर एडवाइस टू सॉर्ट आउट देयर प्रॉब्लम, दे शुड हेल्प यंग टू वेंट देयर फीलिंग्स ऑफ एंजाइटी एंड गिल्ट। प्रॉब्लम सॉल्व तो कर ही देंगे, लेकिन अगर तुमको गिल्ट है, ठीक है, एंजाइटी होती है, तो तुम टीचर से भी बात कर सकते हो। हमें गिल्ट है कि हम ऐसा कर सकते थे, हमने ऐसा नहीं किया, सो दैट इज़ फाइन यार। तो बात करोगे तो दिल हल्का हो जाएगा, तो हल्का कर लो दिल। लुकिंग फॉर डेंजर साइन, अरे डेंजर साइन देखना चाहिए दूसरे में भी। तुम्हारे दोस्त से तुम्हें लग रहा है कुछ अजीब है, ध्यान देना स्टार्ट करो, हो सकता है उसको ऐसा कोई कंडीशन में फंस गया हो तो तुम मदद कर सकते हो। अलर्ट पेरेंट्स एंड टीचर नीड टू लुक फॉर द
इफ आइदर डेंजर साइन डिस्कस अबव, जो भी डेंजर आया था ना, देख के पता चला सडनली एब्सेंट होने लगे क्लास से, तो ये ध्यान जाता है कि बच्चे को हुआ क्या, हम भी पूछते हैं क्या हो गया। इवन फ्रेंड्स इफ दे फाइंड समवन, तुम्हें भी लगता है कि कोई ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज में फंसा है, should not hesitate to bring this to the notice of parents and teacher in the best interest of the parent person concerned। तुमको लगता है कि ड्रग के चांसेस है, राइट? अगर तुमको लग रहा है तो पहले थोड़ी श्योरिटी करो, अगर है कि हाँ यार ये शायद ड्रग्स में चला गया है, अल्कोहल में चला गया है, इट इज़ गुड टू इन्फॉर्म पेरेंट्स एंड द टीचर्स। इन्फॉर्म करो क्योंकि उसको मदद मिल जाएगी, नहीं इन्फॉर्म करोगे तो वो इंडल्ज होता चला जाएगा, ठीक है? ऐसे तुम गद्दार दोस्त जरूर हो जाओगे उस बच्चे के लिए, लेकिन बड़े होकर उसको भी रियलाइज होगा कि इसने बचा लिया था। एप्रोप्रिएट मेजर शुड बी रिक्वायर्ड टू डायग्नोस, फिर वो जो भी एडल्ट्स है वो एप्रोप्रिएट मेजर यूज करेंगे और उसको मदद करने की कोशिश करेंगे। सीकिंग प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प, बिल्कुल प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। पता चल गया अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज में फंस गया, फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, जब मैं स्कूल में थी, मेरी टीचर एक और स्कूल में शिफ्ट हो गए थे, ट्यूशन वाले, मैथ की ट्यूशन थी मेरी, ये 10th की बात है, मैथ मेरी बहुत ख़राब थी, हाँ अभी भी ख़राब है। तो उन्होंने बताया था उनके स्कूल में एक बच्चा 6th ग्रेड में था, और वो आता है प्रिंसिपल ऑफिस में और आके बोलता है कि मुझे ड्रग्स की आदत है, ठीक है, आई नीड हेल्प। उसने खुद से हेल्प मांगी थी, 6th क्लास के बच्चे ने। तो जब उससे पूछा कि अच्छा बता, उसकी कि वो हेल्प मांगने खुद आया, तो उसकी काउंसलिंग हुई, तो टीचर्स भी वहाँ थे, तो उसने बताया कि उसको 3rd ग्रेड से आदत हो गई थी, बहुत रिच फैमिली से था, घर में बहुत स्टेबल इन्वायरमेंट नहीं था, तो उस लेकिन पैसे अनलिमिटेड थे, ठीक है, तो इस वजह से उसे ड्रग किसी ने इंट्रोड्यूस करा दिया, उसको आदत हो गई अपने घर के चीज़ों से अवॉइड करने के लिए, घर की लड़ाइयाँ अवॉइड करने के लिए ही स्टार्टेड टेकिंग ड्रग्स। 3rd ग्रेड से 6th ग्रेड तक वो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो गया। तो उसने पूरा एक्सप्लेन किया कि कैसे कैसे वो ड्रग्स कहाँ से डीलिंग करता है, मतलब इतना छोटा सा बच्चा यार 6th ग्रेड का, वो ड्रग एडिक्ट था। तो प्रोफेशनल हेल्प की, क्योंकि उसने मदद मांगी, उसमें चलो इतनी समझ थी कि वो बच्चा समझ गया कि बहुत ज़्यादा हो गया, आई नीड हेल्प, तो इस तरीके की हेल्प उसने मांगी, तो फिर उसको प्रोफेशनली हेल्प प्रोवाइड करी गई थी। उसकी फैमिली बुला के समझाया गया दैट आपकी सिचुएशन कैसे ख़राब कर रही है, फिर उसको रिहैब सेंटर में डाला गया था। सो आई होप उस बच्चे की हेल्प हो गई हो। सो दैट वाज अ केस। सो लॉट ऑफ हेल्प इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ हाईली क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट मैं तुम्हें बोलती हूँ ना भरने के लिए फॉर्म। साइकोलॉजी इज अ गुड फील्ड, तो साइकोलॉजिस्ट बहुत मदद करते हैं। इसके अलावा साइकेट्री, आप MBBS के बाद MD करते हो तो आप साइकेट्रिस्ट बनते हो, वो भी मदद करते हैं। डी एडिक्शन एंड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स होते हैं, डी एडिक्शन जो एडिक्शन छुड़वाएंगे, रिहेबिलिटेशन जो आपको नॉर्मल लाइफ में दोबारा लेकर जाएंगे, तो ये भी मदद करते हैं। When such help, the affected individual with sufficient effort and willpower can get rid of problem completely and lead to a perfectly normal life। बिल्कुल perfectly normal life पे जा सकता है, विल पावर होनी चाहिए, इच्छा शक्ति, ठीक है? Yes, ma'am. Okay, now okay, that's all, that was about the chapter। बेटा आज जो साइकोलॉजिस्ट ने आ रहा था, आई एम सॉरी, पर आज वो आ नहीं पाएंगे, उनका कैंसिल हो गया, मुझे सुबह मैसेज आ रखा है उनका। सो डॉक्टर मोनिका विल नॉट बी हियर विद अस टुडे, मे बी नेक्स्ट संडे आई ट्राई टू प्रिपेयर, ओके? तो आज नहीं हो पाएगा हमारा संडे कॉल्स, ओके? Okay, पढ़ा ma'am. सबने? किसी को कोई डाउट? No, ma'am. No, ma'am.